रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं ये फंक्शन क्या है एक्चुअल में। तो ये एक न्यूक्लियस हमारा है, पूरा मामला इलेक्ट्रॉन के लिए ही चल रहा है। इस न्यूक्लियस से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर अपन बात करें, जैसे मान लो एक r डिस्टेंस पे, ये एक r डिस्टेंस हो गई, इस r डिस्टेंस पे एक शेल, और इस शेल की थिकनेस अपन ले लेते हैं dr। dr थिकनेस का मान लो ये कोई शेल हमने अज्यूम किया है कि भाई इस शेल पे मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। ये यहाँ से r डिस्टेंस है और इस पे ये dr थिकनेस का एक शेल है। ये फोटो बनाते चलो, कोई भी डाउट रहता है तो ऑरली तुम बोल के पूछ लेना। अभी तक सो रहे हैं ना कुछ लोग यार। तो ये इसकी dr थिकनेस है। अब पहले अपन बात करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्चुअल में वही डेंसिटी है जो सिंपल डेंसिटी होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अभी यहाँ प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में फाइंड करने का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किस सिंबल से अपन डिनोट कर रहे थे? साई। और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अपन बात कर रहे हैं ना, तो आर वाला फंक्शन ही लेंगे अपन, थीटा पाई वाला नहीं। तो ये हो गया हमारे लिए साई आर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, इसको मैं पी आर बोल देता हूं, अपॉन वॉल्यूम। अब इस शेल का वॉल्यूम क्या निकल के आएगा? मोस्टली अपन क्या लेंगे, पहले इसका एरिया ले लो, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। ये थिकनेस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पी आर? साई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह से अपन फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो चीज आ गई, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया, इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसका मतलब सीधा सा है 4 पाई आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देना है अपने को। जो साई स्क्वायर हमारे पास आया था उसको 4 पाई आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आगे की सारी चीजें आ जाएगी। अब वही ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, तो ग्राफ बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड आर। पी आर एंड आर अपन बात कर लें। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड आर।
आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो इस ग्राफ की खास बात क्या रहेगी, आर जीरो पे ये वैल्यू क्या आएगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आर जीरो पे क्या होगा, 0। तो हमेशा सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट होंगे, ये तय है। और इन्फिनिटी पे क्या होंगे, इन्फिनिटी ना, क्यों होंगे इन्फिनिटी पे? इन्फिनिटी ये वाले टर्म इसको 0 बनाएगी, तो आर टेंस टू इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी 0 ही निकल के आएगी। ये वाला ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 0 होगा उस केस में, तो दोनों एक साथ चलेंगे ये फैक्टर, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमा फिर आएगा इनमें, ये तय है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी तो एक ही बात है। हाँ, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी इसलिए। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यहाँ क्लियर कर लो इनको कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। जैसे इस पॉइंट के लिए आप साई स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट वॉल्यूम में क्या चांस है, वो एक तरह से डेंसिटी जैसा है कि आपने कोई सॉलिड ले रखा है, उस सॉलिड का कोई भी पार्ट उठाओगे तो उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब ये थोड़ी है कि यूनिट वॉल्यूम ही होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लीटर तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी तो है मैथमेटिकली। भाई आपके पास 10 लीटर वाटर रखा हुआ है तो ये अपन थोड़ी बोल सकते हैं कि उसकी डेंसिटी नहीं है, यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हर पॉइंट के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी, वो है साई स्क्वायर। उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें अपन तो वो नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसको रेडियल प्रोबेबिलिटी अपन बोल रहे हैं। एंगुलर प्रोबेबिलिटी का पार्ट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो वो मतलब हमारे स्कोप से बाहर की बात है। अभी इसकी अपन बात कर लेते हैं चलो। तो अब मैं एक एक करके ग्राफ बनाता हूँ, सिंपली 1s 2s 2p 3 3 तक काम करना है अपने को, उससे ज्यादा कुछ मैटर ही नहीं है। चलो तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं 4 1s ऑर्बिटल। अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए बात करता हूं तीनों ग्राफ एक साथ अब दोबारा देख लो तुम लोग। साई आर हाइड्रोजन के लिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज के लिए बात कर रहे हैं अपन, और ये हो गया आर। दूसरा ग्राफ साई स्क्वायर और आर। तीसरा ग्राफ पी आर और ये 4 पाई आर स्क्वायर ही लिख लो तो थोड़ा सा सही रहेगा तुम्हारे देखने में कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई आर स्क्वायर का आर के साथ ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन का आइडिया थोड़ा सा हमने लिया था कि भाई साई जो है, साई को हमने लास्ट टाइम पे ऐसे बोला था कि भाई साई जो है ये है 1s के लिए तो 1 0 0। एक इसमें यहाँ आया था क्या, k इंटू आर की पावर समथिंग l, फिर पोलिनोमियल इन टर्म, इसकी डिग्री क्या आई थी, एंगुलर सॉरी रेडियल नोड्स के इक्वल्स टू आई थी, और यहाँ आया था e टू द पावर माइनस आर अपॉन समथिंग। समथिंग को हमने बोला था के डैश, अलग अलग के है, जैसे ये के है यहाँ पे भी के आ सकता है, पोलिनोमियल है ये ऑफ डिग्री n-1 माइनस एल के बराबर आती थी, और ये था के, इसको के डैश बोल दिया मैंने, ये सिंपल सा रहा था। 1s के लिए मैं इसका एग्जैक्ट फंक्शन भी लिख देता हूँ एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या आता है। ये आता है 1 अपॉन, केवल देखने के लिए है, रटने की नहीं जरूरत है भाई, क्या किसी ने किया होगा तो क्या आया होगा ये, 1 अपॉन रूट पाई। हाइड्रोजन के लिए अगर बात करता हूँ तो 1 अपॉन
ए नोट, तो यहाँ थोड़ा सा ये ए नोट वगैरह का मीनिंग भी हमें क्लियर होना चाहिए। पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट, आर अपॉन ए नोट, यहाँ सिंपली ये है वो ये चीज़। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ये तो आर की पावर एल तो खत्म ही हो गया। तो ये चीज़, ये इक्वेशन ये है। पोलिनोमियल यहाँ पे क्या आएगी, -1 0 0 ही हो गया, ये तो 0 डिग्री की हो गई, तो ये 1 अपॉन ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इसमें, हाँ बेटा बोलो। ये याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखना है, ये केवल इसलिए मैंने बताया कि भाई इस तरह के फंक्शंस आते हैं वो, उसमें ये टर्म्स होगी ना बीच में ब्रैकेट में जो आ रहा है भाई। अभी देख लो 2s के लिए क्या आ जाएगा, 2s के लिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, साई 2 0 0 के लिए जो फंक्शन निकल के आएगा वो आता है 1 अपॉन 4 √2 पाई, फिर ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन ए नॉट। हाइड्रोजन के लिए है ये, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है ये, बाकियों के लिए तो देखते डर लगेगा, इस तरह के फंक्शन निकल के आते हैं। 3/2, फिर उसके बाद वो जो पॉलिनोमियल की अपन बात कर रहे थे वो 2 माइनस आर बाय ए नॉट। मतलब ये आपके सामने क्वेश्चन में दे सकता है, तुमसे पूछेगा नहीं बेटा कि इसको सॉल्व करके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल, ये तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला इक्वेशन तो दे सकता है ना तुमसे, कि मान लो ये इक्वेशन दे दी, फिर इसमें से तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन बनाने वाला इक्वेशन अगर आपके सामने दे देता है तो फिर वो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो सिंपल अप्रोच है। सॉल्व करना ही तो मुश्किल है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन में तुम्हें देगा और उस आंसर से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो माइनस कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी अपन बात कर लेंगे अभी। 2 ए नोट ये है 2s के लिए, देखो ऐसा। तो ये जो पोलिनोमियल है 1 डिग्री की आ गई ना, देखो ये पोलिनोमियल, ये 1 डिग्री की पोलिनोमियल आ गई। अब इस पूरे फंक्शन में अपन ये तो कम से कम फाइंड कर सकते हैं कि ये 0 कब होगा, जहां जहां पे ये 0 होगा वो नोड हो जाएंगे। तो तुमसे पूछेगा एट व्हाट डिस्टेंस द नोड ऑफ 2s विल अपीयर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बताओ क्या बताओगे तुम। 2a नोट, दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज a नोट, ये भी हमें पता होना चाहिए, बोर रेडियस है ये a नोट। a नोट बोर रेडियस से पहले बात कर चुके थे अपन इसको, 0.529 एंगस्ट्रॉम बोर रेडियस। बोर की खुद की तो रेडियस नहीं है, ये बोर ने दी है एक्चुअल में। चलो, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया। अब देखो इससे अगले वाला 3s का आएगा ना, तो 3s में फिर यहाँ क्या आ जाएगी, 2 डिग्री की आ जाएगी पोलिनोमियल। तो उसमें फिर दो जगह पे अपन 0 ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह से होता है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, चलो बच्चों, r बराबर 0 पुट करो इसमें फर्स्ट वाले में। अरे मेंस में तो यही आएंगे कि r क्या है, रेडियस है, ऑप्शन ए रेडियस है, बी आइडियल गैस कांस्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं यार मेंस में, कहाँ आएंगे बेटा, है ना। हल्का एडवांस का भी मतलब कई बार क्या है, एक बार भी नहीं देखता है ना बच्चा तो उसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया। मतलब ये इक्वेशन अगर प्रिंटेड आए, मुझे बताओ तुम, अगर ये इक्वेशन तुम्हारे सामने एग्जाम में प्रिंटेड आ गई तो हम आराम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं देखें तो स्टूडेंट इसको पढ़ने से पहले ही छोड़ देगा कि पता नहीं क्या है। बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कम से कम एक बार देखने से ऐसा तो लगता है अच्छा हमने कर रखा है, कोई आएगा सवाल तो कर लेंगे, डरेंगे नहीं उससे। वरना केमिस्ट्री में इस तरह से देखते वो लगेगा ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, बस ये और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो 0 पे क्या रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा देखो, और ये इस तरह से जाता जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो नेचर तो वही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे 0 होती है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे हाईएस्ट होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछे तो तुमसे कोई, केवल 1s के लिए है, लेकिन ये इन छोटी छोटी बातों में घपले हो जाते हैं। फिर अगर ऐसे स्टेटमेंट आ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट एट न्यूक्लियस, ट्रू फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि 1s तो बोला ही नहीं ना मैंने, तो जो सदा सत्य होता है वही सत्य होता है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये R जीरो है, वो उसको जीरो बनाएगा, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा और फिर ऐसे इन्फिनिटी में जाके जीरो हो जाएगा। यही वो ए नॉट है एक्चुअल में, जहां मैक्सिमा आ रहा है, ये ए नॉट है बेटा, R इक्वल्स टू ए नॉट। इसका मैक्सिमा देख लो ना तुम मैथमेटिकली, R इक्वल्स टू ए नॉट रखोगे तो मैक्सिमा आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए फिर ऐसे कर लेंगे अपन डिजाइन, तो ये हमेशा ऐसे स्टार्ट होंगे। अब देखो 2s के लिए आते हैं। टू एस के लिए फटाफट ग्राफ बना दो, 4 2s। अभी भी कोई आ रहा है? जब उठे तभी सवेरा। अरे विकेश शर्मा जी कहाँ थे? अरे तुम्हें स्क्रीन से खींच के ना पिटाई करूंगा तुम्हारी। हाँ, 2s ऑर्बिटल के लिए वही तीनों ग्राफ अगर अपन डिजाइन करें तो ये इक्वेशन रियल इक्वेशन है ही, बट उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। 2s के लिए सीधे नोड देखो आप तो, और जो 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले वो काम करो। सिर्फ स्टूडेंट को ऐसे लग जाता है अरे इक्वेशन से हुआ है, ये तो जरूरत नहीं है यार, इक्वेशन के तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं नॉर्मली। ये हो गया साई आर जो बनाया था हमने, तीनों एक साथ आ जाएंगे अब, और आर दूसरा। तीनों ग्राफ और फिर एक साथ इनके 2s 2p 2p के भी एक साथ पूछ सकते हैं तुमसे कि किसका मैक्सिमम किधर जा रहा है, वो थोड़ा हमें ध्यान रखना। सिंगल सिंगल ग्राफ में तो कोई टेंशन मुझे लगता है नहीं होगी आप लोगों को, एक साथ 2 3 आ जाएंगे तो वहां थोड़ा सा हमें कुछ 2 पॉइंट लिखने हैं बस, फिर काम हो जाएगा अपना। 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई आर स्क्वायर, और ये है आर, आर के साथ ही हैं तीनों ग्राफ। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में अपन जीरो पे मैक्सिमा निकल के आएगा, और नोड भी है इसमें, तो एक जगह जैसे आर बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी ये 2 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 2 से बड़ा होगा और वहां पे नेगेटिव वैल्यू आने स्टार्ट हो जाएगी। ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ रहा है, तो ये एक नोड हो गया और इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। ये जो नोड आया, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे r इज इक्वल्स टू क्या है, नोड पे ए नोड नहीं है बेटा, इसको इसको जीरो करोगे 2a नोड होगा, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a नोड होगा। a नोड तो कहीं यही रह गया इधर ही, जहां मैक्सिमम निकल के आएगा। पी का मैक्सिमम आता है ए नोट पे, प्रोबेबिलिटी का है ना, साई स्क्वायर का मैक्सिमम नहीं है वो ए नोट जो है। अच्छा, जो लास्ट वाला ग्राफ है, हाँ, जो 4 पाई आर स्क्वायर डी डी आर फंक्शन तो अलग उठाएंगे ना अपन। मतलब ये साथ में जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख रहे थे उस फॉर्मूले में डी आर ही था, साई स्क्वायर इनटू 4 पाई आर। भाई डी आर तो वेरी कर रहा है ना, वेरिएबल है आर के साथ, तो आर तो चलता जाएगा, तो फंक्शन तो वही उठाएंगे ना। इसके रेस्पेक्ट में हाँ, उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, आर के रेस्पेक्ट में चल रहा है मामला ये। अच्छा, तो अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दोनों ऊपर हो जाएंगे ये, बट ये कट वहीं करेगा, जीरो थोड़ी ऊपर चला जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, जीरो तो वहीं रहेगा। अब देखो इसकी हाइट, ये हाइट कम रहेगी इससे हमेशा,
अभी लिखवा दूंगा ये लाइन, सक्सेसिव हाइट डिक्रीजिंग जाएगी इसमें ऐसे, ये हो गया बस, दैट्स ऑल। ये पॉइंट वही पॉइंट है r इक्वल्स टू 2a0 वाला। चलो ये सेकंड ग्राफ का भी मामला हो गया, कोई चाचू कर रहा था भाई। अब इधर आ जाते हैं, ये होगा 0 से स्टार्ट, ये तय है, और स्क्वायर वाले पॉजिटिव ही आना है, तो 0 से स्टार्ट होगा, और एक जगह बीच में 0 तय है ना, यहां 0 हुआ तो यहां पे भी तो 0 आएगा ना इसकी वजह से, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, एक जगह वही पॉइंट जहां ये पूरा मामला 0 हुआ था वो, और फिर उसके बाद अब देखो ये थोड़ा ध्यान रखना था, ये पीक यहाँ ऊपर जाएगा, ये कंपैरिजन पूछ लेगा तुम्हें, सिर्फ नोड अगर जिसने ध्यान रख लिया गड़बड़ हो जाएगा बेटा, कि ये तो इस तरह का ग्राफ तो और भी आ सकते हैं। तो ये ऐसे जो इसका पीक है ना, ये सक्सेसिव पीक की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब आर ज्यादा बढ़ता जाता है। तो कौन से पार्ट की वजह से हो रहा है, चलो मुझे बताओ, ये जो पीक ज्यादा आया है वो इस वाले पार्ट की वजह से आया है या साई वाले पार्ट की वजह से आया है? 4 पाई आर स्क्वायर की वजह से आया है, क्योंकि इसकी वजह से तो ये नीचे होता जा रहा है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर की वजह से ये अपर शिफ्ट होता जाएगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कौन सी डिस्टेंस पे आप 2s का इलेक्ट्रॉन मानोगे? जैसे इसको रियल में ऐसे पिक्चराइज करेंगे अपन, रियल में, कि भाई कल भी बनाया था हमने ये किस तरह का फोटो, फिर बना लेते हैं। ये नोड वाला है डॉट डॉट जो मैंने बनाया है, और ये बाउंड्री है फाइनल एटम की, क्योंकि एटम इतनी दूर तक है ये। अब मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन थे ना 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कहाँ मिल सकते हैं अपने को? अगर मैं इधर सर्च करने जाऊं तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ना बेटा, सेकंड वाले में। हाँ, इन दोनों में से ये वाला पार्ट होगा, और दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है एक्चुअल में, फाइनल प्रोबेबिलिटी में दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, जो दोनों पीक्स है ना, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चांस तो अपने जो रहेंगे वो ज्यादा इधर ही रहेंगे, इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं, कि भाई इलेक्ट्रॉन के उससे भी ज्यादा चांस इधर है, प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा है। हाँ, अंदर वाले में डेंसिटी ज्यादा होगी, गुड, तो ये वॉल्यूम की वजह से ऐसा हो गया बस इसमें। ठीक है चलो, तो ये पॉइंट हमारे एक चीज यहाँ ये क्लियर हो गई है। ठीक है, ये अंदर वॉल्यूम कम है ना, ये डेंसिटी का मतलब साई वाला पार्ट जो है बेटा, ये यहाँ कहीं आएगा ना, ये साई डेंसिटी का मतलब है साई स्क्वायर आर वाला पार्ट, साई स्क्वायर आर वाला पार्ट देखो इससे ज्यादा रहेगा ना, इससे ऊपर ऊपर देखो ये इधर जो भी पॉइंट आएंगे भाई, इससे ऊपर जो पॉइंट रहेंगे इधर तो साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी ना। चलो, तो ये तीनों हो गए। इसमें आप क्या मेंशन, चलो लास्ट में मेंशन कर लेंगे ग्राफ बनाने के बाद रिजल्ट जो हमने ध्यान रखने क्या ध्यान रखने थे? डेंसिटी के केस में सक्सेसिव पीक्स की हाइट डिक्रीज होती है, और प्रोबेबिलिटी के केस में सक्सेसिव हाइट्स इंक्रीज होती है, और इन हाइट्स का इधर से भी कंपैरिजन करते हैं, इधर से कि ये कितनी आर पे है। अभी एक साथ ग्राफ बनाएंगे तब एक और कंपैरिजन हो जाएगा इनका। चलो अब मैं आता हूं 2p के लिए, नेक्स्ट अपन लेते हैं 2p के लिए। 1s और 2s के तीनों ग्राफ क्लियर है अपने को। 2p की बात कर लेते हैं अपन, फॉर 2p सिंगल इलेक्ट्रॉन के। देखो ये भी तुमसे पूछ सकता है बेटा कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए है या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ये पूछ सकता है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। 2p के लिए जो साई आएगा, साई 2 1 0, बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको अपन बोलते हैं 2pz, और दूसरा होगा साई 2 1 -1 +1 भी हो सकता है, और तीसरा आ जाएगा साई 2 1 -1। इस तरह से अपन इन फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो 2px वाले में
इनके पहले जो फंक्शन आए थे वो फंक्शन मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, सिर्फ देखने के लिए अपने हो जाएगा। 1/4 √2π ये तो एक टर्म हो गई इसकी, 1/a0 उसकी पावर वही 3/2 r/a0 e⁻⁻ r/2a0 cos थीटा। अब ये थीटा डिपेंडेंट हो गया, वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता था पिछले जो आ रहे थे, अब ये आ गया cos थीटा। अब मुझे बताओ कि थीटा चेंज होने की वजह से साई की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो cos 0 डिग्री पे क्या होगा, और cos 90 का मतलब क्या है यहाँ पे? 0 डिग्री का पॉइंट कहाँ आएगा इसमें? cos 0 डिग्री वाला पॉइंट कहाँ आएगा इसमें? इसको हमने बोला था बेटा z, इसको हमने बोला था x बोला था शायद हमने, इसको देखो x y z पे फर्क पड़ता है इसमें, और इस वाले को हमने y बोला था। इस पॉइंट का ये z के साथ जो एंगल होता है वो होता है थीटा, समझ गए? और इसकी मिरर इमेज हमने ली थी, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ये फाई था, ये फाई था, x के साथ जो एंगल होता है। अब इस फंक्शन को मैं डांस कराऊंगा पाई के थीटा के साथ, कि मैं थीटा वेरी करता हूं। देखो, तो अगर मैं थीटा को 0 कर देता हूं, यहां थीटा को क्या कर दें अपन 0, तो बताओ वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी मिनिमम? मैक्सिमम। और 90 पे मिनिमम मतलब 0 ही हो जाएगी, 90 पे 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव भी आते हैं बेटा। तो इस थीटा को मैं 90 करूंगा तो कौन से एक्सिस पे आएगा ये? वाई पे नहीं आ सकता क्या? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स वाई प्लेन में पूरी लाइन को घुमा दो आप ऐसे डिस्क की तरह, इस लाइन को तुम एक्स वाई प्लेन में ले आओ, इमेजिन करो 3D पिक्चर। तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये पॉइंट चल रहा है, ये पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी हो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90, और कोस थीटा क्या बन जाएगा? 0। इसलिए ये पूरा एक्स वाई प्लेन में साइज 0 हो जाता है 2pz के लिए। दैट्स वाई दिस एक्स वाई प्लेन विल बी नोडल प्लेन। तो ये इसकी जो पिक्चर अपन बनाते थे ना, ऐसे आ जाती है। ये ग्राफ ही है, ये सिंपल ग्राफ है साई का, इनके साथ चेंज होने से। तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कौन से एक्सिस पे आती है बताओ? जेड एक्सिस पे। दिस इज द पिक्चर ऑफ 2pz। हाँ बोल बेटा। नहीं नहीं सर, ये अलग है ऐसे। हाँ कोस थीटा अलग है इससे, इस पावर में नहीं है, पावर में नहीं, नीचे है, ये थोड़ा ऊपर तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ है। कोस थीटा अलग है, मतलब ये ब्रैकेट लगा दो या तो ये देखो, अब इससे यहां पता चल गया कि भाई एक्स जेड प्लेन विल बी नोडल प्लेन। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन वगैरह डिजाइन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एक बार आपका देखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, फिर मैथ्स फिजिक्स इतने पढ़ते हो तुम लोग, तुम्हारे लिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है। बस ये इक्वेशन लाना भारी होती है, तो इक्वेशन लाना कभी पूछा ही नहीं है, पूछ भी नहीं सकता हमसे। इक्वेशन दे सकता है सवाल में कि ये ऐसा है तो बताओ क्या होगा। अच्छा, दूसरा इसके लिए अगर मैं +1 वाला मैटर लेता हूं, तो +-1 वाले के साथ अपने को px और py में से कोई एक लेना पड़ेगा अपने को। जैसे मैं px ले लेता हूं, तो px इज इक्वल्स टू, ये वही रहेगा फर्स्ट वाला पार्ट, तो 1/√2
सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं अपन इस बात को ना, कि भाई लिखा लिखा आ जाए तो हमें टेंशन ना हो। 1/, ये पूरा का पूरा एज इट इज हो गया, ये पार्ट भी एज इट इज ही रहेगा। 1/, केवल वो यही तो चेंज होंगे इसमें, थीटा और वही। अरे इसकी क्या चेंज होगी, ओरिएंटेशन चेंज होगा। तो ओरिएंटेशन कब चेंज होगा बताओ, थीटा फाई चेंज कर देंगे और क्या, अलग हो जाएंगे उसके। तो ये 3/2, ये पार्ट भी इसका एज इट इज है, r/a0, और फिर e⁻, ये भी एज इट इज ही है, -r/2a0। इसका मतलब इसका रेडियल पार्ट सेम ही रहता है, एंगुलर पार्ट चेंज होता है। sin थीटा cos फाई। sin थीटा cos फाई है, देखो अब इसको तुम ऐसे पिक्चराइज करोगे तो थीटा को 90 करो, क्या वैल्यू आएगी, थीटा 90, तो sin 90 आएगा ना। तो थीटा 90 है तो एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे आएगा। और cos, ये फाई क्या होगा, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, मैं अगर ये वाली पिक्चर बना दूं कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये बन गया मेरे लिए, इस पिक्चर के लिए अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो इस लाइन के लिए थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी 90, और फाई की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, 0 आएगी। तो ये वाला मामला मैक्सिमम आएगा एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, है ना। और हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस साई के ग्राफ होंगे या कुछ दूसरे साई के होंगे, आगे जो ग्राफ बनाऊंगा मैं साई स्क्वायर, और वो इस साई की नहीं है, ये नेट साई है, मतलब इसमें एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट दोनों आ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं डंबल, ये डंबल कौन से पार्ट की वजह से डंबल बना, रेडियल पार्ट की वजह से डंबल आ रहा है इसका, और सॉरी एंगुलर पार्ट की वजह से ये डंबल टाइप का हो रहा है, और डंबल बीच बीच में कहाँ नोड वोड आएंगे वो उसके उस रेडियल पार्ट की वजह से आएंगे, ये एंगुलर पार्ट की वजह से ऐसी डिजाइन आ रही है इसकी। और इसमें ये यही रहेगा पूरा, केवल ये वाला पार्ट बदल जाएगा इसका, जो साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। ये तो हमने किए थे ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलते टाइम पे। तो अगर इसको मैं पिक्चराइज करूं तो ये बस एक बार हमारे सामने आ गया, हमें समझ में आ गया, और क्या प्रिंटेड होना चाहिए था भाई, रटने की जरूरत है नहीं अपने को इसमें। अब इसमें देखो मैं जो डंबल बना रहा हूँ वो इसको वाई एक्सिस पे बनाता हूँ। इसके लिए प्लेन क्या हो जाएगा, ये नोडल प्लेन हो जाएगा। कौन सा नोडल प्लेन हो गया ये, एक्स एक्सिस के अलावा वाई जेड, हाँ विल बी, क्योंकि उसमें इस फंक्शन का ऑटोमेटिक 0 आएगा, ये विल बी नोडल प्लेन, ठीक है। अच्छा इसमें इसके लिए वाई एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो बताओ इस एक्सिस के लिए थीटा कितना रहेगा भाई, थीटा सर 90 रहेगा, बिल्कुल सही है। और फाई भी 90 रहेगा इस लाइन के लिए। तो इस लाइन से हटते ही 0 हो जाएगा क्या ये फंक्शन, जैसे मैं इस लाइन से हटके यहां आ गया, ये पॉइंट दिख रहा है मैंने जो पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट पे साइज 0 हो जाएगा क्या, इस पॉइंट पे ये प्लेन में है तो ये तो 90 रहा, लेकिन फाई क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, और इस पॉइंट के लिए लेस देन 90, तो 0 नहीं होगा बेटा उस केस में, ये 0 तो यहीं जाके होगा, ये कौन से वाले प्लेन में, ये जो पूरा प्लेन आ रहा है ये प्लेन पूरा एक्स जेड प्लेन, इस प्लेन में ही 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं इस साइज को ऐसे बना दूं तो भी 0 नहीं है, साई कहीं ना कहीं ऐसे साई डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे होता जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा। तो ऐसे होते होते यहाँ जो आ गए ना अपन इधर वाले पार्ट में, तो वहां 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट में से मैंने वो जो 90% वाला पार्ट था ना वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये अंदर वाला। बाकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे भी है, डंबल तो यहाँ तक जा रहा है, तो ये डंबल तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर उसमें आर का भी रोल आ जाएगा बेटा, फिर उसमें
इधर चल रहा हूं तो मैं आर का रोल आएगा ना डंबल के अंदर, ऐसे चलूंगा तो मैं, देखो ऐसे ऐसे चलूंगा तो थीटा पाई का रोल आएगा, ऐसे चलूंगा तो आर का भी रोल आएगा, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा वो। तो यहाँ जो कौन सा प्लेन आ जाएगा, वाई है ये, दिस इज 2p वाई, और जीरो हमारे लिए हो जाए, इसके लिए प्लेन आ जाएगा एक्स, वाई के अलावा एक्स जेड नोडल प्लेन होगा। नोडल सरफेस बोल सकते हैं क्या इसको, नोडल प्लेन को? नहीं सर। बिल्कुल बोल सकते, सरफेस तो बेटा सब आ गई 2D 3D जो भी है। नोडल प्लेन को नोडल सरफेस बोल सकते हैं, लेकिन नोडल सरफेस को हमेशा नोडल प्लेन नहीं बोल सकते। तो तुमसे पूछे नोडल सरफेस, यस, नोड यस, नोडल प्लेन यस, दैट्स ऑल। इस तरह का होता है। अब इसके ग्राफ बनाने हैं अभी तो अपने को, तो अब ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। ये जो फंक्शन थे हमारे, उससे बिना फंक्शन ही बना लेंगे, ग्राफ तो जरूरत ही नहीं है। देखो ये छुपा दिए मैंने उनको। अब मैं तो आता हूँ ग्राफ पे। पहला ग्राफ, इधर मैंने ले लिया आर, और यहाँ ले लिया मैंने साई आर। ये आर का ही ग्राफ बनाऊँ सिर्फ आर वाले पार्ट का, कि ऐसे चलूंगा ना मैं डंबल के अंदर, तो क्या होगा, डंबल के अंदर चलने का मतलब और समझ लो। तो ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में ये, तो ऐसे चलता जाऊंगा तो आर देखो ऐसे चेंज होगा ना, डंबल के अंदर चल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे चलता जाऊंगा तो साई का क्या होगा, ये है। तो न्यूक्लियस पे यहाँ यहाँ साई कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। किसके लिए, बी के लिए। क्यों होता है, इक्वेशन से भी देख सकते हो तुम, अगर इक्वेशन से देखें तो देखो किसकी वजह से 0 बनेगा यार 0 पे, ये इक्वेशन है ना हमारी ये। थीटा की वजह से। हाँ, आर 0 पे 0 कर दोगे तो बस 0 हो जाएगा। चलो आगे, तो 0 पे और इन्फिनिटी पे 0 होगा आर की वजह से, है ना। इन्फिनिटी पे 0 होगा आर की वजह से, तो फिर ये कहीं ना कहीं मैक्सिमा आएगा इसमें 2p में ही। ये मैक्सिमा आ गया यहाँ पे जो अपन ने अभी लिखी थी वो क्या, तो टोटल सही है। टोटल साई में रेडियल पार्ट भी तो छुपा हुआ है, टोटल में आर भी तो आ गया ना उसमें। तो सर उसको थीटा से थोड़ी देखेंगे, थीटा का एंगुलर होगा। भाई उसका जो रेडियल पार्ट अगर तुम अलग से निकालोगे 2p के लिए, तो वहां से भी आर 0 पे 0 हो जाएगा। ये आर बाई ए नोट आ रहा था ना, अरे भाई उसका रेडियल पार्ट लिखूं क्या अलग से मैं, देख रेडियल पार्ट में सिर्फ थीटा पाई हटा दो, रेडियल पार्ट बन जाएगा इधर वाला बचा हुआ। नहीं समझा बात को, वापस लाता हूँ देख। हाँ सर, वो थीटा वाला पार्ट कर देंगे तो रेडियल हो जाएगा जैसे। हाँ मतलब ये बोलने के लिए हो गया, थोड़ा बहुत अलग होता है वो, लेकिन मतलब उसमें ये वाली टर्म आती है, ये वाली टर्म उसमें रहती है, ये टर्म। तो आर 0 पे ये 0 सबको निपटा देगा ये आर, ले। चलो, और सिंपल दिमाग में रखने का यह है कि सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए 0 नहीं होते, बाकी सबके लिए 0 से स्टार्ट होता है। लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, बट भाई इक्वेशन आ जाए और उसके अंदर से पूछे ना, तब गड़बड़ हो जाती है किसी के दिमाग में कि इक्वेशन से तो पता नहीं कुछ और ना हो जाए कहीं। नॉर्मल चीजें ध्यान रह जाती है, लेकिन कई बार इक्वेशन देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सही होते होते भी कई स्टूडेंट्स हो जाएगा पता नहीं इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, और ज़्यादा कोई तामझाम की जरूरत है नहीं। साई आर स्क्वायर अपॉन आर, ये वही उसी टाइप का आएगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा ये, और ये और ऊपर हो जाएगा, ये वही रहेगा, इसमें भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरह से अपन तीनों के ग्राफ बना लेते हैं। अब 2s 2p हो गया, 3s का और बना लो फटाफट, और फिर एक साथ वाले ग्राफ मैं बनवा देता हूँ तुम लोगों को। तीनों चारों एक साथ ग्राफ आते हैं तो कैसे दिमाग लगाना है, फटाफट बना लो। देखिए 3s के लिए 4
3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल के लिए जो साई 300 होता है वो 300 के लिए आता है 1/81√3 पाई फिर वही 1/A0 हाइड्रोजन के लिए अपन बात कर रहे हैं 3/2 फिर यहाँ पॉलिनोमियल आएगी क्वाड्रेटिक आएगी इसमें डिग्री 2 वाली 27 - 18 R/A0 प्लस 2R² e⁻², इसमें थीटा फाई का रहता ही नहीं है एस ऑर्बिटल में, ये देखने से ही भी पता चल रहा है अपने को बेटा 3A0। अब देखो तुम खुद यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें पता चल रही है इक्वेशन से, इक्वेशन मत रटो, लेकिन फिर भी 1s में क्या आया था A0 आया था, 2s में क्या आया था 2A0 आया था, 3s में क्या आ रहा है 3A0 आ रहा है। अच्छा अब इसमें यहां ये क्वाड्रेटिक आ गया आपको, तो कहां पे नोड आएगा तो आप सोल्व कर सकते हो इसको, जहां पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो r के दो ऐसे वैल्यू आएगी जहां पे ये 0 आएंगे, 2 values of r at which this equation becomes 0। वही क्वाड्रेटिक के दो रूट्स वगैरह जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो सिंपल से। अब ये तुमसे पूछ सकता है क्या मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हो कि इसके नोड्स कितने डिस्टेंस पे होंगे ए नोड से, बोलो फटाफट, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। तो तुमसे ये पूछेगा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस 3s ऑर्बिटल हैज इट्स नोड, बताओ फाइंड कर सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक को। लास्ट वाली टर्म क्या है ये 2R² 2 हाँ 2R²/A0²। तो एक्चुअल में जो कांस्टेंट बोलते थे ना, इसमें कई तरीके से कांस्टेंट बोलते हैं अलग अलग जगह पे, कोई R²/A0 को ही अलग एक टर्म बना लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी R/A0 आ रहा है, यहाँ पे भी R/A0 आ रहा है, यहाँ पे भी R/A0 आ रहा है, 3 जगह आ रहा है ना एक इक्वेशन में, तो उसको अलग सिंबल डाल देते हैं, कोई क्या डाल देता है। तो मेन ये चीज है, मतलब जो तुमसे पूछ सकता है कि भाई बताओ इसमें नोड कहाँ पर होगा, यही ज्यादातर ये पूछता है कि नोड कहाँ होगा या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी मैथमेटिकली, dψ/dr = 0 करना पड़ेगा तुम्हें, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी बताओ, R0 पे आएगी, नहीं बता सकते ये मैथमेटिकली कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी R के साथ, बता सकते हैं बेटा R0 पे आएगी। अब बस इसके ग्राफ बना लेते हैं अपन, इसका मतलब ये थीटा फाई में कितना ही चेंज करो, अगर R चेंज नहीं हो रहा है तो साई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो आप ये इक्वेशन क्या बता रही है, R फिक्स है, तो आप न्यूक्लियस के अराउंड ये जो बना रहे थे अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो बना रहे थे, न्यूक्लियस कहाँ चला गया इधर, तो यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो कहीं पे भी ले लो, साई की वैल्यू सेम आएगी इस फंक्शन से, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई। तो इस तरह की बातें हमसे पूछ सकता है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है किस पे नहीं कर रहा है। हाँ ये यहाँ से आएगा और 2 बार 0 होना है, ये वैल्यू तुमसे पूछ सकता है जो तुम अपने दिमाग से फाइंड करोगे, ये हो गई, ये दोनों वैल्यूज दो नोड होंगे, टू नोड होंगे, दैट्स ऑल। अच्छा ये एक बात क्लियर हो गई। अब इसके स्क्वायर वाला ग्राफ बना ही लेंगे, सक्सेसिव हाइट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, इस स्क्वायर में ये यहाँ से आया यहाँ गया, फिर दूसरे वाले हाइट और कम आएगी, ऐसे ये ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, और ये फर्स्ट वाला मैक्सिमम है ही, ये नोड है इसके,
अब ग्राफ से रिलेटेड तो कोई भी सवाल तुम गलत नहीं करोगे, ध्यान से पढ़ लोगे तो चीज़ों को और दिमाग में रख लोगे तो। और इसी के लिए मैं वही 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई आर स्क्वायर का ग्राफ आर के साथ प्लॉट करता हूँ। 0 से स्टार्ट होना तय है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यहाँ नोड लाने हैं, 2 जगह नोड आने हैं, 2 नोड आने हैं, 2 जगह कट करेगा, इसका मतलब है ये है वो नोड दोनों, और ये जो पीक है ये, और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉन के नेट कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे ज़्यादा हाईएस्ट चांस है उसकी। तो 1s 2s और 3s में न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है भाई हाईएस्ट पीक की, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो। अब बस इसके नीचे नोट कर लो यार 2-3 बातें कि भाई सक्सेसिव हाइट्स और डिक्रीज इंक्रीज होती है। बाकी तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे तुम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, एनएलएम वगैरह और ये दुनिया भर की चीजें, उनसे डबल दुनिया होती है उसकी। चले चलो, तो अब तक वाले रिजल्ट में ये वाले पॉइंट मेंशन कर लो। नोट नंबर 1, in case of versus r height of successive peaks decreases, क्योंकि स्टार्ट ही हाईएस्ट से होता है। याद रखने का तरीका ये है कि वो स्टार्ट ही हाईएस्ट से होता है तो लोवेस्ट ही जाएगा फिर। और दूसरा, इन केस ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर, height of successive peaks increases। अब मैं 1s 2s और 2p के एक साथ कंपैरिजन ले रहा हूं, बस लास्ट ग्राफ होगा अपना बेटा ये। लास्ट ग्राफ होगा अपना ये। जैसे मैं पहले 1s का तो चलो हो गया था, अपने 2s से ले लेता हूं मैं, तो 2s 2p का एक साथ देखें तो कैसा आएगा। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लाइन ही सीधी क्यों नहीं हुई यार। 4 2s एंड 2p दोनों का एक साथ अगर ग्राफ देता है ना, तो पीक्स वगैरह और इनका क्या चक्कर रहेगा वो हमें देखना है। तो ये लाइन बनाओ मेरे साथ साथ। इधर आ गया हमारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वही और इधर आ गया अपना
सिंपली आर। तो 2s के लिए तो अपनों ने क्या बनाया था, 2s के लिए बताओ क्या था, कितनी जगह कट करेगा, 2s में कितने रेडियल नोड होंगे, बोलो। 2s में, हाँ तो एक जगह कट करेगा ये, मतलब 2s में ये एक जगह कट करेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कट करेगा, 0 से स्टार्ट होने हैं सारे ग्राफ। मान लो ये 2s का है, किसका है ये, 2s का। अब इसी में तुमसे 2p का पूछेगा कि 2p का जो मैक्सिमा है वो किधर आएगा। 2p में कितने ये आएंगे मैक्सिमा, पीक कितने आएंगे, इसमें 2 आ रहे हैं देखो, एक ही आएगा उसमें, कारण उसमें नोड होता ही नहीं है, रेडियल नोड। एक ही नोड है जैसे तो। हाँ तो नहीं, उसमें एक भी नोड नहीं होगा 2p में बेटा, नोड का फॉर्मूला है ना रेडियल नोड का। हाँ रेडियल नोड देखने हैं अपने को, वो तो मेन फीचर है यार इनका, तो इसी से पता चलेगा आर पे। तो उसका जो मैक्सिमा है वो थोड़ा सा अंदर लेस आर पे आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। देखो ये बेटा, ये मतलब ये न्यूक्लियस के क्लोज दिख रहा है, देखो ऐसे, इन दोनों में पता चला कि ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। ये ऐसे लग रहा है कि 2p वाले इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के क्लोज ज्यादा है, दिख रहा है ऐसा, जो पीक है वो लेस आर पे आ रहा है, पीक ऑफ 2s आर करस्पॉन्डिंग टू, ये देखो ना इसके जो आर आ रही है, सपोज ये आ रही है R1, R4, R2p, और ये वाला हो गया R4 2s। तो यहाँ क्या लग रहा है अपने को कि भाई 2p वाला, तो मुझे बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछे कि 2p वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होता है या 2s वाला न्यूक्लियस के, ना 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 बेटा, इसमें तुम सिर्फ इसको देख रहे थे, इसमें इधर देखो ये भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ तो लोअर रेडियस की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब नियर टू न्यूक्लियस शिफ्ट होता है। जेई में पूछे गए सवाल इस पे, स्टेटमेंट इस तरीके के। तो इसमें जो ग्राफ है वो तो ग्राफ का जो पीक है, जो मैक्सिमा वाला जो पीक है या जो हाईएस्ट पीक का जो पॉइंट है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2p वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, नहीं, क्योंकि इसमें ये 2 पीक के कंट्रीब्यूशन है यार, इसमें 2 पीक का कंट्रीब्यूशन। हाँ ये जो सर ये पीक आ रहा है इसका मतलब ये है ना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाँ, रेडियस पे है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इस रेडियस पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो तो के अंदर वो हाईएस्ट दिखा रहा है तो वही तो मानेंगे। नहीं नहीं, तो ये हाईएस्ट दिखा रहा है, तो ये भी तो इधर इसका भी तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। टोटल प्रो बेटा नहीं, मैं क्या करूंगा यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी, आपकी एक पर्टिकुलर रेडियस पे आएगी, ये तो टोटल निकालेंगे तो लेंगे ना एरिया इनका। टो, टो, टोटल समझ गए क्या, फिर इसमें एवरेज और मैथमेटिक्स लगती है, लेकिन तुम तो ये बात लिख लो, ये वाले देखो कि भाई हमें कम से कम गलत नहीं बोलना है, कि भाई ठीक है ये स्टेटमेंट अगर आता है कि भाई इसका जो पीक है वो पहले आता है तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो रीच है या जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है या 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा। तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s orbital will be closer to, सर ये 2s के दोनों जो पीक आए इनका एवरेज लेके बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ इसी तरह की चीज है, क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 2p ड्यू टू 2 peaks इन 2s। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए हो जाएगा कि 2 पीक्स की वजह से अपन ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 2s वाला मोर क्लोजर है, बाकी यहां ज्यादा। अब बिल्कुल सेम चीज 3s में चलेगी, आपको फिर टेंशन नहीं है।
बस हो गया, बस ये काम था। 3s 3p 3d तीनों एक साथ आ जाएंगे उसमें बेटा। तो बस इसमें यही चीजें हैं, ग्राफ में 3 चीज मैंने लिखवा दी मैंने, उनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ कैसे भी घुमा फिरा के सवाल पूछे तुम लोगों से। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, 3s 3p एंड 3d को एक साथ लेता हूँ। तीनों को एक साथ अगर हम देखें तो फिर वही कुछ उसी तरह का जुगाड़ बनाएंगे अपन। एक पीक, दूसरा पीक, 2 नोड आ गए इसमें, तीसरा आ गया। ये किसके लिए है? 3s के लिए। 3s के लिए 3p में कितने पीक आएंगे बताओ? नोड एक आएगा 3p में। रेडियल नोड लिख देता हूं मैं तो, चलो फटाफट। इसमें 2 रेडियल नोड होंगे, इसमें 1 रेडियल नोड होगा, इसमें 0 होंगे। ये है रेडियल नोड। ये तो पढ़ चुके थे ना अपन। तो ये 1 और 2 जगह कट कर रहा है, वो 1 जगह कट करेगा अपना 3p वाला जो है वो। तो 3p वाला एक ही जगह कट करेगा। थोड़ा सा इससे पहले रहेगा वो। जो हाईएस्ट पीक है ना उसी का कंपैरिजन अपन करेंगे। तो थोड़ा सा अंदर आया ना ये इससे, ये आ गया 2p के लिए। और जब मैं 3d की बात करूंगा तो उसमें तो एक ही पीक आएगा, ये और क्लोजर है। सर वो 3p होगा सर। सॉरी 3p होगा बेटा। 4 पाई r स्क्वायर डॉट साई r स्क्वायर। तो ये हिसाब किताब यहाँ रहेगा। देखो ये इधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वही नेट की बात फिर यहाँ पे करेंगे। तो 3s वाला ही क्लोज होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें अपन तो 3s 3p 3d। डिस्टेंस फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे अपन, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। एग्जैक्ट बात तो खत्म हो गई थी बेटा पहले। क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट की भी बात ही नहीं करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस की अगर जनरल बात करते हैं अपन की, जो सब कुछ एवरेज सब कुछ मैथ्स लगा लगू के करेंगे, तो अपन रिजल्ट आएगा 3s क्लोजर होगा, फिर 3p 3d। जबकि यहाँ जो पीक्स हो रहे हैं वो रिवर्स चल रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीक्स की बात करते हैं तो इसमें फिर ज्यादा है। ठीक, क्लियर मामला? चलो अब थोड़ा सा पी की तो अपनों ने शेप वगैरह बनाई ली थी उससे ना, ग्राफ से। डी के लिए पहले सबको पता है, बट हल्का सा चलो नोट्स हमारे मतलब अधूरे ना रहे, कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि हमने शेप वगैरह जो आती है ऑर्बिटल्स की, वो कहाँ से डिसाइड होती है? श्रोडिंजर। अब हम आराम से कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिसाइडेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे फटाफट 3 लाइन लिख लो। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तो इट इज डिसाइडेड बाय solution of Schrodinger wave equation, that is psi and psi square। फर्स्ट नंबर पे लेते हैं s ऑर्बिटल। अब वो स्फेरिकल क्यों आ रहा है उसका रीजन बता सकते हो? why s orbital is spherical? Because the psi for s orbital is not depend on theta and phi। हाँ, तो
एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप हो। पहले तो एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ऑर्बिटल ऑफ एस सब शेल। स्फेरिकल शेप होगी। डायरेक्शनली नॉन डायरेक्शनली? हाँ, चारों तरफ आता है इसका हिसाब किताब। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है इसको। बस ये इसका बॉक्स डायग्राम बनाए तो एक बॉक्स बनाते हैं अपने इसमें, वही सिंपल। बॉक्स डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। स्पेयर और डंबल हो, कुछ भी हो, पेपर पे बार बार डंबल थोड़ी बनाएंगे, तो पढ़ने के लिए अपन इनको स्क्वायर बना देते हैं। अब 2p के लिए लिख लो सिंपल। 2p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ p सब शेल। भाई p ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ p सब शेल। तीन ऑर्बिटल होंगे, px, py एंड pz। अब तुम खुद जानते हो कि ये x y z क्या डिनोट कर रहा है, केवल जो उनकी ओरिएंटेशन है उसको डिनोट कर रहा है। तो px के लिए x एक्सिस पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, ये न्यूक्लियस हो गया, इधर पॉजिटिव साई है, इधर नेगेटिव साई हो गया, और ये x एक्सिस है तो px हो जाएगा, ये दूसरा नोड आ जाएगा, इसी को y बोल दो, डंबल शेप होगी। ये y एक्सिस कर दो इसको, दैट्स ऑल, और इसी को z एक्सिस कर दो, ये आते हैं। और p में d का था मेनली बताने का, s और p तो अपने हो ही गया था थोड़ा बहुत। d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ, अब d के जो फंक्शन थे ना, जो डी जेड स्क्वायर के, वो फंक्शन जो आएगा वो अलग आता है, इसलिए उसकी शेप अलग आती है बेटा चारों से। तो ऑर्बिटल ऑफ डी सब शेल, डबल डंबल शेप होती है इसकी। देखिए सबके डबल डंबल नहीं होती, लेकिन 5 में से 4 की होती है, तो डबल डंबल ही बोलोगे आप इसको। और कितने हो गए? ये 5 हो गए, तो डी एक्स वाई, डी एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, और वाई का जेड के साथ। एक्स वाई जेड के 3 कॉम्बिनेशन हो गए, ये तीनों एक जैसे होते हैं, दिखने से पता चल रहा है। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनमें स्क्वायर आ रहा है, खुद पे लिखने के तरीके सिंबल्स हैं। इन सिंबल का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन द एक्सिस, यहाँ होती है बिटवीन एक्सिस। ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, ये ऑन द एक्सिस होते हैं, इन्हीं से आपको इनको पांचों के फोटो ध्यान रह जाएगी। फटाफट इनकी फोटो बना लेते हैं। अगर मुझे डी एक्स वाई की फोटो बनानी है तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही लूंगा, ये ध्यान रखना है। बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड बिटवीन एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बिटवीन एक्सिस डंबल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल है ये बताओ, कितने ऑर्बिटल है? हाँ, ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है, ये पूरा सब कुछ मिला मिलू के। और ये इसमें नोड हो गए 2, नोडल प्लेन। ये फोटो बना ली थी क्या हमने पहले?
नहीं बनाती है, मोस्टली लास्ट में बनाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, सब कुछ उसी की वजह से आ रहा है। तो नोडल प्लेन कौन कौन से हो गए इसमें, ये हो गया एक्स का जेड के साथ और वाई का जेड के साथ, तो एक्स जेड एंड वाई जेड, दो प्लेन हो गए इसमें। नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं, नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं। ये अगर पॉजिटिव साइड की वजह से आ रहा है तो यहाँ ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और हम जानते हैं व्हेन एवर वी क्रॉस ए नोड, यहाँ देखो साई 0 है, ये नोड एक्चुअल में, तो नोड के दोनों तरफ साई के साइन डिफरेंट होते हैं। यही हो गया डी एक्स वाई। इसी में आप ये चेंज करते जाओगे, ये सेम आता जाएगा तुम्हारे। अगर तुम्हें डी वाई जेड का बनाना है तो इसको वाई और एक्स को जेड कर दो, अगर तुम्हें डी वाई जेड का बनाना है तो इन्हें वाई जेड कर दो, तीनों के फोटो सेम आएंगे। अब फोटो बनाते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, इसमें ऑन द एक्सिस है, इसका मतलब एक को एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा, दूसरे को वाई लिखना पड़ेगा, और ये जो डंबल है वो ऑन द एक्सिस बनेंगे दोनों, ये लीजिए। तो फिर इसमें नोड कहाँ है, नोड बिटवीन एक्सिस आ जाएंगे, नोड एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होंगे। टू नोड, वही प्लस साई माइनस साई प्लस साई माइनस साई, दैट्स ऑल। एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, उसका वो मैथमेटिकल फंक्शन ही अलग होता है थोड़ा, बट जेड स्क्वायर का मतलब क्या है कि जेड एक्सिस पे डंबल बनेगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गई, ये कौन सी होंगी, एक्स बोल दो चाहे वाई बोल दो, तो ये डंबल हो गया, इसके 90 डिग्री पे ये प्लेन आएगा पूरा। अगर हम 90 डिग्री पे बात करें तो ये पूरा प्लेन आएगा। इस प्लेन का नाम क्या है, बताओ इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में ये डिस्क ऐसी एक रिंग होती है, ये जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है, इस रिंग के अंदर अंदर, ये जो रिंग बना दी है मैंने, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें और इस डंबल में मिलेगा। अब मुझे बताओ इस डंबल और रिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, अपने डंबल और रिंग के बीच में 90 डिग्री का। उस 90 के बीच में ये वाली जो लाइन है वो कितने डिग्री पे आ गई, 45 डिग्री पे आ गई। मैं ये बोल सकता हूँ थीटा 45 है, यहाँ थीटा याद है वो पिछले वाला जेड एक्सिस के साथ, थीटा 45 डिग्री है, और चारों तरफ घुमा दो इस 45 को तो भी 45 रहेगा ना, ये इसके हर पॉइंट पे 45 रहेगा। इस पूरी सरफेस में कौन बन गया ये, दिस इज वन नोड, ये नोडल सरफेस नोडल प्लेन नहीं है, तो इसमें दो नोडल सरफेस होती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ नीचे होती है ये, तो इसमें दो नोडल प्लेन नहीं होते, नोडल सरफेस होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें क्या खास बात है इसकी। अगर मैं नोडल प्लेन बोलता हूँ, नोडल प्लेन तो डेफिनेटली 0 है। अगर मैं नोड्स पूछता हूँ तो कितने हैं, 2, और अगर मैं नोडल सरफेस पूछता हूँ तो 2 है। तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल नोडल प्लेन्स आर 0, तो डी जेड स्क्वायर नन ऑफ दी, जिस तरह की चीजें बन जाती है। सर अगर ये रिंग नहीं होती तो नोडल प्लेन कितना होता, रिंग नहीं होती तो एक हो जाता पूरा ही मिला हुआ है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है, लेकिन आपके खोपड़ी में ये जिंदा रहना चाहिए। बढ़िया से इसको पढ़ लो, इसके सारे क्वेश्चन बना लो पूरे A to Z जितने भी आपके पास हैं। कुछ क्वेश्चन मैं और आपको डाल दूंगा, लेकिन आप मजबूत रहो चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। टफ चीज़ों को पढ़ने से बढ़िया होता है कि जो आपको चीज़ें आती है उन्हीं का बढ़िया रिवीजन करके उनको मजबूत करो, क्योंकि अगर तुम 50-60% भी ला दोगे तो तुम्हारा 3 डिजिट के अंदर रैंक आ जाती है। तो कई बार हम चाहे जैसे उल्टे पुल्टे काम करने के करते हैं और उससे फिर हमारा जो हिसाब किताब है वो और गड़बड़ हो जाएगा।
तो तीनों सब्जेक्ट में ही रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है और बाकी पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर पढ़ाई करो। आप लगे रहो बस, जैसे जैसे जो जो चैप्टर आपको करवाए जाते हैं उनको कर लो, जिन्होंने कर लिए वो उन चीज़ों को पढ़ लो जहाँ ज़्यादातर रटने की ज़रूरत पड़ती है, या हो सकता है कि ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, लास्ट में आते हैं वो चैप्टर उतना अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता है, उनको आप पढ़ सकते हो अगर टाइम मिलता है तो। वैसे तो टाइम मिलेगा ही नहीं जो पढ़ा रहे हैं उसी में, लेकिन कुछ बच्चों को मिल जाता है, कई बार उन्होंने 11th-12th में कोचिंग की है तो वो कर रखा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां तो रही है। अगर कमियां नहीं होती तो फिर हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। तो उन कमियों को ढूंढो और अपने आप को रिफाइन करो, जितना ज़्यादा अपन अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं उतना करना चाहिए। क्योंकि देखो सेटिस्फेक्शन तो अपने को कभी नहीं होता है, कितनी रैंक आ जाए फिर भी रहता है थोड़ी और आ जाती, थोड़ी और आ जाती, है ना। ठीक है बच्चों, चलो एंड करें। आज का क्या टाइम हुआ? अरे आज का तो हो गया यार टाइम ज़्यादा। हाँ सर नोडल सरफेस को नोडल प्लेन सर्फ हमेशा नहीं बोल सकते ना यार, प्लेन का मतलब 2D में होना चाहिए, इस नोडल सरफेस को नहीं बोलेंगे। सरफेस मतलब सरफेस यार, सिंपल जो वर्ड है, समझ गए। मतलब 2D में भी हो सकता है 3D में भी। हाँ सरफेस का तो घुमा फिरा के कैसे, अगर प्लेन है तो प्लेन को सरफेस बोल दो। अगर तेरे से इसमें पूछे इसमें कितने नोडल सरफेस हैं, 2, इसमें चलेगा। चलो, और नोडल प्लेन भी 2 ही है, टोटल भी 2 ही है, एक ही चीज को अलग अलग नाम से बोल रहे हो आप। सर ये dxy 3D में होता है कि 2D में? डी बेटा ये सारे ऑर्बिटल 3D में होते हैं, लिख ले ऑल ऑर्बिटल्स आर इन 3D। मतलब उसके जो नोट्स बन रहे हैं वो प्लेन में बन रहे हैं सर? हाँ नोड प्लेन में बन रहे हैं, पूरी पिक्चर जो ऑर्बिटल, ऑल ऑर्बिटल्स आर इन 3D, जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो बोलो।